हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। ऐसे ही एक रैंडम एक ख्याल आया, बैठा हुआ था, कॉफी बन रही है, इतनी देर में मुझे लगा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ना ऑल्ट कॉइन्स की ट्रेडिंग ज़्यादा करने से प्रॉफिट ज़्यादा बनता है, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ट्रेड करते हैं, ऑल्ट कॉइन से जो प्रॉफिट आएगा फिर उससे हम बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार जो ऑल्ट कॉइन्स की हम ट्रेडिंग करेंगे उसके बाद उससे बहुत मोटा प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि बिटकॉइन से इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं आता। फिर उस प्रॉफिट से हम जो है वो ऑल्ट कॉइन्स के जो प्रॉफिट से वो बिटकॉइन खरीद लेंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी शुरुआत जो है वो बिटकॉइन से करते हैं। थोड़े दिनों बाद उन्हें रियलाइज होता है, अरे यार बिटकॉइन तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट देता नहीं है, चलो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जितना मेरा पैसा था मैं बिटकॉइन से निकाल के सारा का सारा पैसा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर डाल देता हूँ, और फिर वो वहाँ पे ट्रेडिंग करूंगा, जो प्रॉफिट ज़्यादा बनाऊंगा फिर उसके बाद मैं बिटकॉइन खरीद लूंगा। इनफैक्ट ये नए लोगों की बात नहीं है, पुराने लोग भी जनरली ऐसे ही करते हैं कि उनसे जब पूछो कि यार वो क्यों ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इतना ट्रेड करते हैं, तो उनका यही कहना है, यार अल्टीमेटली हमें बिटकॉइन से प्यार है। हमें ये भी पता है कि बिटकॉइन हमेशा रहने वाला है, ऑल्ट कॉइन्स का इतना कोई खास फ्यूचर नहीं होता, लेकिन जो प्रॉफिट कमाने की जो प्रोपोजिशन है, जो ज़्यादा प्रॉफिट है वो ऑल्ट कॉइन्स में होता है। और हम उस ट्रेन को नहीं छोड़ सकते, ऐसा नहीं छोड़ सकते कि हम ऑल्ट कॉइन को बिल्कुल इग्नोर कर दें और हमसे बीटीसी पे फोकस करें। तो आप जो ये बोलते हो ना, सिर्फ बिटकॉइन पे फोकस करो और ऑल्ट कॉइन्स पे थोड़ा बहुत कम फोकस करो, तो ये स्ट्रैटेजी हमें तो समझ में आती नहीं है। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना पॉइंट नंबर एक जो मेरा इसमें पॉइंट है, फिर मैं कंक्लूजन भी दूंगा। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि जब आप ऑल्ट कॉइन के अंदर ट्रेड करते हो, ठीक है, तो ट्रेड का मतलब क्या होता है कि बाय करना और बेचना। अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो सपोज करो आपने 100 रुपए का ऑल्ट कॉइन लिया और आपने उसमें 50% का प्रॉफिट कमाया, तो मतलब 100 रुपए पे आपका हो गया 50 रुपए। अब आप उसको हमेशा तो लेके नहीं बैठोगे ना। तो ऑल्ट कॉइन्स की ट्रेडिंग में सबसे एक स्ट्रैटेजी ये मानी जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि निकलना कब है, बेचना कब है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑल्ट कॉइन्स आप लेके बैठे रहोगे और आप कभी बेचोगे नहीं। तो जब आप बेचते हो, तो बेचने पे जो आपको प्रॉफिट होता है, तो सबसे बड़ी बात तो जो टैक्स, अगर हम देखें इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली, जब आप ट्रेड करते हो आपने प्रॉफिट कमाया, तो सपोज आपने 100 रुपये 50 रुपये भी कमाए, तो उसमें 30% तो आपने टैक्स दे दिया, तो 15 रुपये तो आपके टैक्स में चले गए। तो ये बात को बहुत ध्यान से समझने वाली बात ये है कि आपके पास जो प्रॉफिट आया वो एक्चुअल में सिर्फ 35 रुपये आया, 15 रुपये आपका टैक्स में चला जाएगा। तो आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 30% आपको टैक्स देना है। तो ट्रेडिंग के अंदर टैक्सेबल इवेंट बनता है। जब आप होल्ड करके बैठे रहते हो, सपोज आपने कोई चीज बाय करी, अब आप बेच ही नहीं रहे हो, जब बेच ही नहीं रहे हो तो टैक्स का इवेंट नहीं बना। लेकिन जब आप बेचते हो और आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। तो आपको जो भी प्रॉफिट हुआ, लोगों को ये भ्रम की स्थिति होती है कि यार मैंने 100% प्रॉफिट कमा लिया, मैंने 200% कमा लिया। वो एक्चुअली में 100% नहीं होता, वो 70% होता है। 30% तो उसमें टैक्स निकल जाता है। अगर आप टैक्स नहीं पे करते हो तो ऑब्वियसली फ्यूचर में कभी ये ट्रांजेक्शन निकल के जब आएगी तो फिर आपको पेनल्टीज पड़ेंगी, फिर और ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स को ना देना कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए ये बात आप पहले समझ लो। दूसरी चीज़, देखिए ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या है कि एक इंडस्ट्री ना, ये जब 2017-18 में कोई जानता नहीं था इस इंडस्ट्री को, रेगुलेटर भी नहीं समझता था कि कैसे करना है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे एक चीज को नोट करोगे, तो अमेरिका के अंदर कमोडिटी और सिक्योरिटीज की एक डिबेट चल रही है। अब धीरे धीरे ये क्लैरिटी होती जा रही है कि ऑल्ट कॉइन्स को किस तरीके से रेगुलेट करना है। यही कारण है कि आपने देखा होगा पास्ट में जितनी भी कंपनियों ने आईसीओ किए थे, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनकी वो स्क्रूटनी के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्सआरपी का केस चल रहा है, और भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि जिनको सेलिब्रिटीज ने प्रमोट किया था, जिन्होंने आईसीओ किया था, वो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन फॉल होते जा रहे हैं। और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो सिक्योरिटीज की परिभाषा में अगर फॉल हुए, तो उसके ऊपर जब सिक्योरिटीज लॉ जब लागू हुआ और उनको डिक्लेरेशन देनी पड़ी, क्लियरेंस देनी पड़ी, बहुत सारी चीजें डिक्लेयर करनी पड़ी, तो होगा क्या कि उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, रेगुलेटरी और स्क्रूटनी का। और जो पंप हम पास्ट में देखा करते थे ना उन ऑल्ट कॉइन्स में, राइट, आपको लगता था यार पहले भी पास्ट में तो इसका ये पंप रहा है, वो रहा, तो हो सकता है वो इस साल या आने वाले टाइम में जैसे जैसे क्लैरिटी आ रही है वो पंप ना करे। जैसे जैसे इस इंडस्ट्री में रेगुलेशंस आ रही हैं, जैसे 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 इंडस्ट्री में क्लैरिटी आ रही है, वैसे वैसे ये जो पंप एंड डंप की गेम है इस पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। तो आपको दिखेगा कि यार ऑल्ट कॉइन्स तो मैं लेके बैठा रहा और मैं सोच रहा था कि यार पिछले सालों की तरह इस साल भी वो पंप करेगा। आपका जो फेवरेट ऑल्ट कॉइन है उसका जो पिछला चार्ट है, लेकिन अगर आप इस साल जब देखते हो तो यार वो तो पंप ही नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा
क्लैरिटी और रेगुलेटरी स्क्रूटनी बढ़ती चली जा रही है। मैं एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, बड़ा ध्यान आ रहा है मुझे। जैसे बीएनबी को अगर आप देखो तो बीएनबी, क्योंकि बाइनेंस ग्रो कर रहा था, बहुत सारे लोग हैं जिनका बाइनेंस कॉइन पड़ा है। अब बीएनबी के इतना बड़ा बड़ा बैग लोगों के पास पड़ा है। अब सपोज करिए अब उसके ऊपर रेगुलेटरी क्लैरिटी अचानक गाज गिर गई, किसी ने सोचा भी नहीं था कि सीजी तो अमेरिकन है ही नहीं ना, बाइनेंस अमेरिकन है। उसको कहाँ, वो दुबई बैठा था और दुबई से कहाँ वो यूएस चला गया और अमेरिका ने उसका पासपोर्ट होल्ड कर लिया। तो सीजी इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा आदमी था। जब उसको पकड़ लिया, जब उसको उन्होंने यूएस में धर लिया, उसको वापस नहीं जाने दे रहे, उसका पासपोर्ट होल्ड कर लिया, उसने अपनी गलती भी मान ली, तो इसका मतलब क्या है कि इस इंडस्ट्री के अंदर सीजी से बड़ा तो कुछ भी नहीं था ना। तो इसका मतलब ये है कि किसी ने नहीं सोचा था कि बाइनेंस पे कभी ऐसे भी होगा कि सी एज अ सीईओ से रिजाइन करना पड़ेगा, सीसी को ऐसे उसको एग्जिट करना पड़ेगा अपनी पोजीशन से। और किसी ने नहीं सोचा था कि बाइनेंस कॉइन का फ्यूचर पे मतलब क्वेश्चन मार्क उठने लगेंगे। देखिए, अब बाइनेंस के अंदर एज अ एक्सचेंज उसके अंदर स्क्रूटनी बढ़ जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ों की वेरीफाई होंगी, चीज़ें ऑडिट होगा। एक यूएस गवर्नमेंट एक ऑडिटर अपॉइंट करेगी जो 3 साल तक एक्सचेंज के अंदर ही बैठेगी। तो आप सोचो कि बाइनेंस कॉइन पे अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग भी होती थी या कुछ पंप्स भी होते थे जो डेलिब्रेट होते थे, या जो अंदर जो चीज़ें जब इतनी ज़्यादा जब स्क्रूटनी में होती हैं तो मार्केट में जो इंटरेस्ट होता है उस कॉइन में वो भी ड्रॉप हो जाता है, राइट। तो जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो एक क्वेश्चन मार्क रेज होने लगता है। सेम केस हमने एक्सआरपी में देखा, एक्सआरपी के अंदर भी देखा कि वो जब वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में फॉलो हुआ तो किस तरीके से, जब उसके ऊपर केस चला तो कहाँ फॉलो हुआ। तो कभी भी किसी के ऊपर केस, कभी भी केस हो सकता है। और जब केस हो सकता है तो उसमें चाहे वो कोई भी हो, इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको ना ये पता नहीं रहता कि ऑल्ट कॉइन्स पे कब कौन सी स्क्रूटनी बैठ जाए, कौन सा केस कब ओपन हो जाए, उसका फ्यूचर क्या है, ये सारी चीज़ों के इश्यूज रहते हैं। मतलब ऑल्ट कॉइन्स में आपका स्ट्रेस ज़्यादा होता है। अब आप उसका ऑल्ट कॉइन का बैग जब लेके बैठे रहते हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों ने प्रॉफिट नहीं बनाया ऑल्ट कॉइन्स में। खासकर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको पास्ट में अपने आसपास वो लोगों को सुन के जब ऑल्ट कॉइन्स को लेके लंबी अवधि के लिए बैठ जाते हैं। ऑल्ट कॉइन्स पे कभी भी कोई भी रेगुलेटरी क्लैरिट स्क्रूटनी अगर बैठती है तो वो उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए बड़ा डैम्पनिंग हो जाता है। वही हमने चीज़ें देखी एक्सआरपी में, अब हमने बाइनेंस में देखी। और भी बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं और आने वाले टाइम में भी ऐसी एल1 होंगी जिनके ऊपर ये चीज़ें बैठेंगी, स्क्रूटनी बैठ सकती है। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी स्थिति में ये कि सपोज अब आपने सारे पैसे अगर अपने किसी पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन में लगा दिए, तो फिर तो आप समझ लो ना कि आपने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। ये चीज़ समझ में आती है कि यार आप किसी से ही पूछोगे ना, कोई भी जो मजा हुआ आदमी होगा इस इंडस्ट्री में, उसका जो मेजर पोर्शन होगा वो बिटकॉइन में होगा। उसका मेजर जो कैपिटल होगी वो बिटकॉइन में होगी। बहुत स्मॉल कैपिटल से वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ट्रेड लेता होगा। लेकिन आपको ये बात हजम नहीं होगी, आपको ये लगेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, लोग ऑल्ट कॉइन्स में बहुत अच्छा बनाते हैं। ऑल्ट कॉइन्स में लोग अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5%, 7%, मैक्सिमम 10% से एंट्री लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो न्यू कमर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जिनको एक एक दो दो साल हुआ है, उनको भी ये रियलाइज नहीं होता है कि नहीं, वो बिटकॉइन को इग्नोर करके और बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उन्हीं में ट्रेड करते रहते हैं। देखिए, आज की डेट में जब आप ये देखते हैं कि आपको ऑल्ट कॉइन्स में, अब हम उसे पूछ सकते हो कि सर हमें ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फ्यूचर क्या है। देखो, मेरा मेरा ये मानना है कि आप ना किसी भी पॉइंट में बिटकॉइन को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपके आपका पोर्टफोलियो अगर बिटकॉइन में नहीं है तो ये बहुत बड़े रिस्क पे आप रिस्क ले रहे हो। मतलब फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको सतर्क ये कर रहा हूँ कि इतने सालों से मैं इंडस्ट्री में छठा साल है मेरा, छठा साल है, तो मैं अब ये 7वां साल लग जाएगा 2024 में। मैंने इतने सालों में रेगुलेशंस को इवॉल्व होते देखा है, स्क्रूटनी को इवॉल्व होते देखा है। पहले रेगुलेटर को कुछ भी नहीं पता होता था, आज रेगुलेटर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, उसे उसको इस इंडस्ट्री की बहुत समझ है, ठीक है। तो जब कोई इंडस्ट्री रेगुलराइजेशन की तरफ बढ़ती है, ठीक है, उसमें जब रेगुलेटर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों पे चेक्स लग जाते हैं। मैं आपको सीधा सा उदाहरण दूँ, ऑल्ट कॉइन्स के पीछे बहुत सारे वीसीज होते हैं जो उसको पंप कराते हैं। आज की डेट में जो वीसीज हैं उनको डर है, वीसीज पैसा डालने से घबरा रहे हैं, वीसीज राइट तरीके से एंट्री लेना चाहते हैं। वो ज़माने का है कि जब वीसीज
टोकन की एलोकेशन ले रहे हैं और उसके बाद टोकन्स को पंप करा रहे हैं। वीसीज ने बड़ा अच्छा पैसा कमाया पहले पास्ट में, लेकिन अब वीसीज के ऊपर भी एसईसी की नज़र है। ठीक है, तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि जब स्क्रूटनी बढ़ रही है, जब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो मेरा रिस्क बढ़ रहा है बेसिकली। तो अपनी एलोकेशन भी उस हिसाब से आप रखो। किसी के लिए वो 10% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो हो सकता है, किसी के लिए 15 हो सकता है, किसी के लिए 5% हो सकता है। वो आपको अपने आप इवेल्युएट करना है। बट ऑल्ट कॉइन्स आर बिकमिंग मोर रिस्कियर एज द टाइम प्रोग्रेसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये आपके पास समझना। मेरे दिल में ये बात बहुत दिनों से थी, जो मैं आपको बताना चाहता था कि आपको अपने रिस्क को और इवेल्युएट करो। ज्यादातर लोग आज की डेट में पैसे कैसे बना रहे हैं? ज्यादातर जो मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री में लोग प्रोटोकॉल्स को यूज करके, जो एयर ड्रॉप्स होते हैं उसके माध्यम से काफी लोग कर रहे हैं। उसमें जनरली आपको सिर्फ गैस फीस ही पे करनी होती है, और अगर गैस फी आपको प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए थोड़ी बहुत अगर गैस फी करनी पड़ रही है और प्रोटोकॉल को एक्चुअल में आप यूज कर रहे हो, तो वो आपका एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म है। अगर आपको बदले में रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो सेंसिबल है, समझ में आता है कि आपने एक प्रोटोकॉल में उसके टेस्ट नेट में उसके उस पे जाके काम किया, उसके लिए कोई ब्लॉग लिखा, उसके लिए आपने कुछ उसके डाओ में जाके कंट्रीब्यूट किया, आपने उसकी कम्युनिटी में जाके कुछ करा, तो समझ में आता है कि वहां से आपने एक मेहनत करी, प्रोटोकॉल में आपने काम किया, आपको रिवॉर्ड मिला, आपने टेस्ट किया, आपको रिवॉर्ड मिला, समझ में आता है। और वो इनकम समझ में आता है कि यार आपने एक कुछ काम किया, उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिला। तो वहाँ ऐसे बहुत सारे एयर ड्रॉप्स हैं जो आजकल हो रहे हैं, समझ में आता है कि वो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अपने पूरी आपकी जो टोटल क्रिप्टो पोर्टफोलियो है उसको किसी ऑल्ट कॉइन में लगा के फिर आप सोच रहे हो कि यार मैं बहुत अच्छे पैसे बना लूंगा, बहुत अच्छा कर लूंगा, रातों रात अमीर बन जाऊंगा, 2 का 4 हो जाएगा, 50x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, वो सब बातें छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। सेफ तरीके से चलो क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो के अंदर सेफ क्या होता है? सेफ आज की डेट में अगर आप बिटकॉइन को देखो, एक ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस उसकी बात कर रहे हैं। ब्लैक रॉक किसकी बात कर रहा है? बिटकॉइन की बात कर रहा है। फिडेलिटी, 12-13 फंड एसेट मैनेजर्स, बड़े बड़े जो लोग हैं, माइकल सेलर, सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस कंपनी का सीईओ, जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस मार्केट इंटेलिजेंस में उससे बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी नहीं थी माइक्रो स्ट्रेटजी से बड़ी, वो माइकल सेलर बात कर रहा है। ये लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है जो बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं। एसईसी, एल सेल्वाडोर, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज बिटकॉइन की बात कर रही हैं, भूटान, यूएई, ओमान, ये सब बिटकॉइन की माइनिंग में मिलियंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ सेंस है, समझ में आ रहा है कि यार विद टाइम बिटकॉइन जो है रेगुलेटरी स्क्रूटनी में पास होता जा रहा है, कंफर्टेबल होता जा रहा है, दिख रहा है। तो तो इसलिए आपको समझना जरूरी है कि अभी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो इवॉल्व होंगे, लेकिन अभी तो उनका टेस्ट बाकी है। अभी तो बिटकॉइन का टेस्ट चल रहा है, जब इस ये थ्रू होगा तब उनका सबका नंबर लगना है। तो जब आपको ये बोला जाता है ऑल्ट कॉइन बाय करो लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए, जब लंबी अवधि के लिए रखते हो तो रिस्क कितना ज्यादा है। फिर जब आप छोटी अवधि के लिए रखते हो तो उसमें 30% टैक्स है ना। और फिर रिस्क कितना ले रहे हो, स्ट्रेस भी है। तो स्ट्रेस लेना ही है तो अपने पोर्टफोलियो का बहुत छोटे साइज का स्ट्रेस लो, बड़ा स्ट्रेस मत लो। क्या फायदा यार स्ट्रेस लेके? ठीक है, जिंदगी में वैसे ही स्ट्रेस बहुत है। ठीक है, चलो कैसा लगा यार आज का वीडियो? मेरी कॉफी भी आ गई ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया ऐसे रैंडमली तो मुझे लगा बैठे बैठे वीडियो बनाता हूँ। चलो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, और आपकी क्या सोच है, आपका बिटकॉइन ज़्यादा है ऑल्ट कॉइन ज़्यादा है, वीडियो में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।